हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू एसएनएस स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड वेलकम टू पेडवॉक। होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स का ये लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 3 में हमने ड्यूअल, सेल्फ ड्यूअल और कॉम्प्लीमेंट्स देख लिए थे। फिर आपने ये भी देख लिया था कि एन वेरिएबल से आप कितने डिस्टिंक्ट बुलियन एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं और कितने सेल्फ ड्यूअल फंक्शंस आप फाइंड कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर का जो टॉपिक है, आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर वेन डायग्राम्स और स्विचिंग फंक्शंस। वेन डायग्राम आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं, जैसे लॉजिक के लिए भी वेन डायग्राम्स का यूज़ करते हैं। नॉर्मली वेन डायग्राम सेट्स के बीच में रिलेशन बताने के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उसको डिजिटल के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। जो भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जिस टाइप के वेन डायग्राम की आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, उनका हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वेन डायग्राम की, वेन डायग्राम देखिए, जैसे आपको समझाने के लिए बहुत इजी लैंग्वेज में चलते हैं हम एक बार। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई सैम्पल स्पेस है, ठीक है। ये आपके पास कोई सैम्पल स्पेस है और इसमें ये आपका एक सेट है ए। मान लेते हैं हम कि ये हमारा सेट क्या है, ये सेट है ए। तो अगर इस सैम्पल स्पेस में अगर हमने एक रीजन शेडेड किया, जो कि ए को छोड़कर ये जो हमने रीजन देख रहे हैं हम, अगर हमने इस रीजन को शेडेड कर दिया और हमसे अगर पूछा जाए कि इस शेडेड रीजन का एक्सप्रेशन क्या होगा, इस शेडेड रीजन का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो आपको दिख रहा है कि सैंपल स्पेस में ए को छोड़कर जितना बचा हुआ रीजन था, उस पूरे रीजन को हमने शेड किया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि शेडेड रीजन इज रिप्रेजेंटिंग नॉट ऑफ ए को छोड़कर बाकी चीजें शेड की गई। इसका मतलब जो ये शेडेड रीजन है वो क्या दे रहा है आपको, ये शेडेड रीजन आपको दे रहा है ए कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल ऐसे ही अगर हमारे पास एक सेट था तो हमने ये देखा। अगर ऐसे ही हम बात करें कि मान लीजिए हमारे पास ये एक सैंपल स्पेस है, इसमें हमारे पास ये दो सेट्स हैं, लेट्स से सेट ए एंड बी। अगर मान लेते हैं हम कि ये हमारा बी है और ये हमारा ए है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर शेडेड रीजन्स आपसे पूछे जाए, जैसे मान लीजिए कि अगर हमने पहले एक ही रीजन शेड किया, ये अगर हमने एक रीजन शेड किया, ये एक रीजन, इस रीजन को हम क्या नाम देंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको बस ये देखना है कि जो भी रीजन शेडेड है उसमें कौन सा सेट प्रेजेंट है और कौन सा एब्सेंट है। तो अगर आप इस रीजन को देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये ए यहाँ पर प्रेजेंट है, ये ए, ये सर्कल पूरा ए है, तो यहाँ पर ए प्रेजेंट है लेकिन बी एब्सेंट है, क्योंकि बी आपको दिख रहा है कि इस सर्कल के बीच में कहीं पर भी हम देखेंगे तो हम कहेंगे बी प्रेजेंट है, लेकिन इस रीजन में आपको दिख रहा है सिर्फ ए प्रेजेंट है लेकिन बी एब्सेंट है। तो इस रीजन को, ये जो शेडेड रीजन हमने लिया है, हम इस रीजन को इस तरह से लिख सकते हैं, दिस शेडेड रीजन इज a into b complement, a is present while b is absent। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम इस रीजन को शेड कर दें, अगर हमने इस रीजन को शेड कर दिया तो इस रीजन में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ b तो प्रेजेंट है लेकिन a एब्सेंट है। तो इस रीजन को हम क्या कह सकते हैं, इट इज व्हाट, हम कह सकते हैं जो शेडेड रीजन है हमारा, इट इज a इंटू a कॉम्प्लीमेंट इंटू b, b इज प्रेजेंट वाइल a इज एब्सेंट। और अगर ये जो हमें रीजन दिख रहा है, ये जो बीच का रीजन है, अगर हम इस रीजन को शेड कर दें, तो अगर हमने इस रीजन को शेड किया तो ये जो रीजन हमें दिख रहा है, इस रीजन में क्या कहेंगे हम, हमें दिख रहा है कि इस सर्कल के अंदर आ रहा है ये रीजन, इसका मतलब ए भी प्रेजेंट है, और इस सर्कल के भी अंदर आ रहा है ये रीजन, इसका मतलब बी भी प्रेजेंट है। तो इस रीजन में ए और बी दोनों एक साथ प्रेजेंट है, इसलिए इस रीजन को हम क्या कह सकते हैं, इट इज रिप्रेजेंटिंग ए इंटू बी। अब इसको छोड़कर, इस पूरी चीज को छोड़ दें अगर हम, तो इस सैंपल स्पेस में जो बाकी चीजें बच रही हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी। तो इस सैंपल स्पेस में से अगर ये दोनों चीज आप निकाल दें, इसका मतलब आपने ए भी नहीं है सैंपल स्पेस में और बी भी नहीं है। तो इस पूरे शेडेड रीजन को छोड़कर, ए और बी को छोड़कर, ये जो सैंपल स्पेस का बाकी बचा हुआ पोर्शन है, अगर इसके बारे में आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं इट इज रिप्रेजेंटिंग ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, इट इज रिप्रेजेंटिंग ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इस ब्लैंक रीजन में ना तो ए है ना तो बी है, ए सिर्फ इतने रीजन में है, बी सिर्फ इतने रीजन में है। तो अगर इन दोनों चीजों को हम हटा दें, तब जो हमारा बचा हुआ सैंपल स्पेस है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट को। तो ऐसे ही आपको 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल के लिए सारे रीजन्स आइडेंटिफाई करने बस आ जाने चाहिए। उसके बाद हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन जो पढ़ा है, उसी को इंप्लीमेंट करके आप वेन डायग्राम के प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं एक बार हम, जैसे मान लीजिए अगर हम एक 3 वेरिएबल की बात करें, मान लेते हैं हम कि हमारे पास यहाँ पर अब 3 सेट्स हैं, ये हमारे पास 3 सेट्स हैं। सेट ए, मैं फ्री हैंड बनाता हूँ जिससे कि टाइम हमारा यहाँ पर ज़्यादा वेस्ट ना हो, इट इज़ बी एंड इट इज़ सी। ठीक है, ये हमारे पास ए, बी
और ये सी है। तो सबसे पहली चीज़ तो हम ये जानते हैं अब कि ए बी और सी इन तीनों को छोड़कर जो सैंपल स्पेस का बचा हुआ पोर्शन है उसमें ना ए प्रेजेंट है, ना बी प्रेजेंट है, ना सी प्रेजेंट है। तो उस रीजन को हम क्या कह सकते हैं? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो बचा हुआ रीजन इट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम्प्लीमेंट। ए भी नहीं है, बी भी नहीं है और सी भी नहीं है। अब अगर हम इन सेक्शंस की बात करें तो देखिए, अगर हम इस रीजन की बात करें, हम अगर बात कर रहे हैं किसकी, अगर हम पहले बात कर रहे हैं एक इस रीजन की, ठीक है, इस रीजन की मैं अलग अलग कलर से सारे रीजन्स यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। एक हमारा एक ये रीजन है, एक हमारे पास ये रीजन है, एक ये रीजन है हमारा, और एक हमारे पास ये रीजन है, एक हमारे पास ये रीजन है, ठीक है। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारे पास 4 रीजन्स और बच रहे हैं, ठीक है। उन चारों रीजन्स को मैं अब अलग अलग कलर से करता हूँ। जैसे एक हमने ये रीजन शो कर दिया, ये एक रीजन है हमारा। उसके बाद एक हमारे पास ये रीजन दिख रहा है हमें, एक हमारे पास ये रीजन है, एक हमारे पास ये रीजन हमें दिख रहा है, ये एक रीजन दिख रहा है आपको, और एक फाइनली हमारे पास और रीजन है। इस रीजन को अगर हम देखें, एक हमारे पास ये भी रीजन है। तो देखिए, अब इन सभी रीजंस के लिए अगर हमें देखना हो कि हम इनको लॉजिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, तो बहुत सिंपली आपको दिख रहा होगा कि अगर हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इस रीजन को, ये जो फर्स्ट शेडेड हमारा पोर्शन है, इस पोर्शन में आप अगर देखेंगे तो ए तो प्रेजेंट है लेकिन ना ही बी प्रेजेंट है और ना ही सी प्रेजेंट। अगर हम सिर्फ इस रीजन की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमने शेड किया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट को। सिर्फ ए प्रेजेंट है लेकिन बी और सी दोनों का ही कोई यहाँ पर अकरेंस नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम इस रीजन की बात करते हैं तो इस रीजन में क्या दिख रहा है आपको, जो ये हमने शेड करके रखा है, यहाँ पर सिर्फ बी प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट नहीं है क्योंकि ये सी हमारा सिर्फ इतना सी है। ऐसे ही इस रीजन में ए भी प्रेजेंट नहीं है क्योंकि ए सिर्फ हमारे पास ये चीज़ ए है। तो आप इस रीजन को कह सकते हैं इट इज ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट, ओनली बी इज प्रेजेंट वाइल ए एंड सी आर एबसेंट, ठीक है ये। और इसी तरह से इस रीजन को आप क्या कह सकते थे, तो इस रीजन को हम कह सकते थे, यहाँ से देखेंगे अगर हम तो सिर्फ सी प्रेजेंट हमें दिख रहा है लेकिन बी और ए का यहाँ पर कोई अकरेंस नहीं है। इसका मतलब इट इज ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी, सी इज प्रेजेंट वाइल ए एंड बी आर एबसेंट, ठीक है ये। तो ऐसे आपको 3 अगर सेट्स हैं तो उनके लिए जितने भी रीजंस हैं उन सभी रीजंस की नेमिंग आपको पता होनी चाहिए। तो अब देखिए, जैसे अगर हम इस रीजन की बात करते हैं, अगर हम इस रीजन की बात करें तो इस रीजन को क्या कह सकते हैं हम, इस रीजन में देखिए ये आपको ए के अंदर आता हुआ दिख रहा है ये रीजन, ऐसे ही ये बी के अंदर भी आपको दिख रहा है। इसका मतलब इस रीजन में ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप बात करेंगे सी की तो ये सी सेट हमारा इस रीजन के बाहर लाई कर रहा है। इसका मतलब इस रीजन में ए तो प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, लेकिन सी एबसेंट है। तो क्या लिखा हमने, ए बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे लगता है कि आप लिखना समझ गए होंगे और बहुत ईजिली बाकी रीजन्स को भी आप लिख सकते हैं। जैसे इस रीजन को अगर हम लिखना चाहते तो क्या लिख सकते थे हम, यहाँ देखिए आपको दिख रहा है ये बी के अंदर आ रहा है, ये जो रीजन है ये बी के अंदर इंक्लूडेड है। बिल्कुल ऐसे ही ये रीजन सी के अंदर भी इंक्लूडेड है, लेकिन ये रीजन इस तक हमारा ए नहीं पहुंच रहा है, ये ए के बाहर लाई कर रहा है। इसका मतलब इस रीजन को हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी इंटू सी लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी एंड सी के बीच में ही आ रहा है, मतलब बी और सी दोनों इंक्लूड कर रहे हैं इस रीजन को, लेकिन ए इसको टच नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी आ गया। बिल्कुल ऐसे ही ये जो रीजन है इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिए इस रीजन को क्या लिख सकते हैं हम, ये ए इंक्लूड कर रहा है इस रीजन को, सी भी इंक्लूड कर रहा है इस रीजन को, लेकिन बी इसको इंक्लूड नहीं कर रहा। तो क्या लिखेंगे हम, इसको ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी लिखेंगे। और अब एक जो आपको ये रीजन दिख रहा है, यहाँ मैं डॉट लगा करके ये लेता हूँ इसको, ये जो छोटा सा रीजन आपको दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए सर्कल भी इसको इंक्लूड कर रहा है, ये बी सर्कल भी इसको इंक्लूड कर रहा है, और ये सी सर्कल भी इसको इंक्लूड कर रहा है। इसका मतलब ये जो हमने लिया है ये हमारा रीजन किसको इंक्लूड कर रहा है, इट इज ए इंटू बी इंटू सी। इसमें ए भी प्रेजेंट है, बी का भी यहाँ पर आपको प्रेजेंस दिख रही है और सी की भी प्रेजेंस यहाँ पर, इसलिए ये रीजन कौन सा है हमारा, ए इंटू बी इंटू सी। तो बस इतना ही आपको पता होना चाहिए वेन डायग्राम में। अब इसके बाद डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया, उसके अकॉर्डिंग आप वेन डायग्राम के क्वेश्चन बहुत ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 वेरिएबल से आपको एक क्वेश्चन दिया गया, आपसे पूछा गया कि विच ऑफ
the shaded region, which of the following shaded region is representing the logic function a प्लस a कॉम्प्लीमेंट b। यहाँ पर आपके पास ये चार डायग्राम्स ऐसे दे दिए गए, यहाँ पर आपके पास ये चार ऑप्शंस दे दिए गए। ये ऑप्शन ए है आपका, एक ये है आपके पास ऑप्शन बी, यहाँ पर लिखा होगा आपके पास कि ये सर्कल ए है और ये सर्कल बी है। यहाँ पर लिखा होगा ये ए ये बी है, यहाँ पर भी लिखा होगा ये ए है ये बी है, और रीज़न आपको शेड करके बताया गया कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये लॉजिक एक्सप्रेशन इनमें से कौन सा शेडेड रीजन हमें दे रहा है। ये सी ऑप्शन है आपका, और इसी तरह डी ऑप्शन में कुछ भी दिया जा सकता था आपसे। जैसे मान लीजिए हमने डी ऑप्शन में ऐसा ले लिया, ये चार ऑप्शंस आपको दे दिए गए, इट इज ए बी, इट इज अगेन ए एंड बी, ये ऑप्शन डी है। तो देखिए इस टाइप से अगर आपको अब पता है वेन डायग्राम, जो चीज़ें जितनी हमने डिस्कस की बातें सिर्फ उतनी चीज़ें आपको पता है, तो आप बहुत इजीली बता सकते थे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और बिल्कुल आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। ये आपको पता है कि ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी इज इक्विवेलेंट टू ए प्लस बी, इट इज इक्विवेलेंट टू ए प्लस बी। तो a प्लस बी का मतलब है कि a और b दोनों पूरे इंक्लूड जहां पर जिस शेडेड रीजन में हो रहे होंगे वही आपका ऑप्शन है। अगर हम इस रीजन को देखें तो ये जो शेडेड हमें दिया गया है रीजन, अगर आप इस ऑप्शन ए से देखकर बताना चाहें कि शेडेड रीजन क्या दे रहा है, तो ये आप कह सकते थे कि यह रिप्रेजेंट कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट को, क्योंकि जहां इस शेडेड रीजन में ए और बी दोनों का एब्सेंस आपको दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट को। अगर हम इसको देखें, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप दो तरीके से बता सकते हैं कि ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आपको दिख रहा है एक तो डायरेक्टली कि बी पूरा हमारा शेड कर दिया गया। अगर मान लीजिए आप ऐसे आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते तो इसको दो रीजंस के टर्म्स में आइडेंटिफाई कर लीजिए। ये जो पहले इतना पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो पहले हमें इतना पोर्शन दिख रहा है, इस पोर्शन को क्या कह सकते हैं हम, इस पोर्शन में ए एब्सेंट है लेकिन बी प्रेजेंट है, तो इस पोर्शन को हम लिखते ए कॉम्प्लीमेंट बी, और प्लस ये जो रीजन है इसमें दोनों ही प्रेजेंट हैं, ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, इस रीजन की बात कर रहे हैं हम, तो इस रीजन को क्या लिख सकते थे हम, ए इंटू बी लिख सकते थे। तो देखिए इस पूरे शेडेड रीजन को या तो आप अगर आइडेंटिफाई करना चाहें तो डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लीजिए कि बी पूरा शेड कर दिया गया तो बी ही इसका ऑप्शन होगा, या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते थे कि इस शेडेड रीजन को पहले हमने कहा कि ये जो हमने शेडेड रीजन लिया है इसमें बी प्रेजेंट है ए एब्सेंट है, तो हम इसको ए कॉम्प्लीमेंट बी कह सकते हैं। और उसके बाद ये जो शेडेड रीजन है दोनों का इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है कि दोनों ही प्रेजेंट है इसमें, ए और बी दोनों। तो अब इन दोनों में से अगर आप देखेंगे तो b अगर आपने कॉमन कर लिया तो a कॉम्प्लीमेंट प्लस a से b इंटू 1 से ये चीज़ क्या मिलेगी, आपको b मिलेगी। इसका मतलब ऑप्शन b भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a प्लस बी। ये समझ रहे होंगे सभी लोग। बिल्कुल ऐसे ही अगर यहाँ पर हम देखेंगे, अब यहाँ पर देखिए, या तो आप यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए तीन टर्म्स ले सकते थे। एक शेडेड रीजन ये जो पोर्शन है जिसमें आपको दिख रहा है कि इस रीजन को क्या कह सकते हैं हम, इसको हम कह सकते हैं ए बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर ए है लेकिन बी प्रेजेंट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको देखकर हम क्या कह सकते थे, इसको देखकर हम कह सकते थे ए कॉम्प्लीमेंट बी। इसमें बी प्रेजेंट है लेकिन ए प्रेजेंट नहीं है। और ये जो बीच वाला रीजन आपको दिख रहा है, इस बीच वाले रीजन को हम क्या कह सकते थे, ए इंटू बी कह सकते थे, क्योंकि इस बीच वाले रीजन में ए और बी दोनों ही प्रेजेंट है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक बार ए बी को ए कॉम्प्लीमेंट बी के साथ यूज कीजिए, एक बार ए बी को ए बी कॉम्प्लीमेंट के साथ यूज कीजिए, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और आपको मिल भी क्या होगा, अगर ए बी और ए बी जैसे एक बी कॉम्प्लीमेंट में से हमने ए कॉमन कर लिया तो हमारे पास क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी आएगा। एक बार हमने इसको और इसको यूज किया अभी, अब एक बार फिर से इसके साथ अगर इसको यूज करें तो क्या आएगा, इन दोनों में से बी कॉमन आ जाएगा और आपके पास रिजल्ट आएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए। तो
बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी भी 1 और ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए भी 1, तो यहाँ से a इंटू वन प्लस बी इंटू वन से ये चीज़ क्या मिल जाएगी आपको, a प्लस बी। इसका मतलब यही ऑप्शन आपका करेक्ट था। ठीक है, देखकर भी आपको दिख रहा है कि a और b पूरे को शेड कर दिया गया, तो ये रीजन क्या रिप्रेजेंट करेगा, a प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा। बस समझाने के लिए आपको मैंने 3 पार्ट्स में भी करके दिखा दिया कि ये तीनों पार्ट्स को भी अगर आप ऐड करेंगे तो उसी रिजल्ट तक आप पहुंचेंगे। और अगर इस रीजन की बात करें तो डायरेक्टली हमें दिख रहा है ये जो शेडेड रीजन है जिसमें ए और बी दोनों प्रेजेंट है, उसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ए बी। लेकिन हमसे पूछा गया ए प्लस बी, मतलब ये डी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते थे कि ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अब जैसे 3 वेरिएबल्स में अगर हम देखेंगे इन्हीं चीज़ों को, तो आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी कि कौन सा रीजन क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना अगर आप समझ गए तो आप किसी भी 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल फंक्शंस के जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके वेन डायग्राम के, उसको आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। चेक करते हैं, देखिए मान लीजिए हमारे पास ये एक 3 वेरिएबल का एक वेन डायग्राम गिवन है, ए बी सी। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, और हमसे जो शेडेड रीजन के लिए एक्सप्रेशन मांगा जा रहा है, अगर वो एक्सप्रेशन हमसे ये मांगा जा रहा है, दैट इज अगर हमसे पूछा जा रहा है इतना जो शेडेड रीजन है, ये पूरा शेडेड रीजन के लिए एक्सप्रेशन हमसे अगर पूछा गया, क्वेश्चन है आपके पास कि राइट द लॉजिकल एक्सप्रेशन, राइट द लॉजिकल एक्सप्रेशन for the shaded region, for the shaded region shown in figure, shown in figure। देखिए, तो अब यहां पर इसको देखने के लिए या तो आप 2-3 तरीके से आप इसको देख सकते थे। चलिए मैं एक बार पहले डिफिकल्ट मेथड बताता हूं। डिफिकल्ट मतलब जो कन्वेंशनल अप्रोच होना चाहिए, वो कन्वेंशनल अप्रोच पहले हम देखते हैं। ये जो टोटल शेडेड रीजन है, इसमें हमारे पास कितनी चीज़ें हमें दिख रही हैं जिनसे मिल मिल करके ये चीज़ बना है, कितने शेडेड रीजन्स हैं। अगर मैं नंबरिंग कर दूं तो एक आपको ये 1 फर्स्ट रीजन ये दिख रहा होगा, ठीक है, एक सेकेंड रीजन ये दिख रहा होगा आपको, ये एक सेकेंड रीजन दिख रहा होगा, ये एक थर्ड रीजन दिख रहा होगा आपको। अब आप समझ रहे होंगे कि थर्ड रीजन में किसको बोल रहा हूँ। ये एक फोर्थ रीजन दिख रहा होगा आपको, ये एक फोर्थ रीजन भी दिख रहा होगा, और ये एक फिफ्थ रीजन दिख रहा होगा आपको। तो जितने लोग मेरे साथ 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 चल रहे इस लेक्चर में, उन सभी को ये जो 1 2 3 4 5 मैंने लिखा वो अलग अलग रीजन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से आपको कोशिश करूंगा, या आप मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। पैडवॉक ऐप की लिंक मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो टेलीग्राम में आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, जो भी डाउट्स होते हैं इमेजेस की उसके लेकर आप भेजिए मुझे, मैं तुरंत आपको उसके सॉल्यूशंस बताऊंगा। चलिए, तो जैसे अब अगर हम यहाँ पर देखना चाहते हैं तो जो लॉजिकल एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट हो रहा है यहाँ पर, उस लॉजिकल एक्सप्रेशन को मान लीजिए हमने लिखा y, तो y इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, रीजन 1 के लिए एक्सप्रेशन प्लस रीजन 2 के लिए एक्सप्रेशन प्लस 3 के लिए प्लस 4 के लिए प्लस 5 के लिए। रीजन 1 देखकर बताएंगे, आप लोग खुद से पहले इसको देखिएगा कि क्या आप सभी रीजन्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो अगर हम इस फर्स्ट रीजन को देखिए, मेरा ये आपको पहला मेथड में बता रहा हूँ, इसके बाद हम 2 मेथड्स और देखेंगे। तो ये फर्स्ट रीजन में आप अगर देखेंगे तो ए प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, लेकिन सी एब्सेंट है। तो रीजन 1 को हम क्या कह सकते हैं, रीजन 1 को हम कह सकते हैं ए इज प्रेजेंट, बी इज प्रेजेंट, सी इज एब्सेंट। तो ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। मैं रीजन वाइज लिखते जा रहा हूँ, पहले मैंने रीजन 1 के लिए एक्सप्रेशन लिखा, अब रीजन 2 के लिए एक्सप्रेशन लिखना। देखिए रीजन 2 को गौर से देखिए, इस रीजन 2 में आपको दिख रहा है रीजन 2 इस ए के अंदर भी आ रहा है, मतलब ए इज प्रेजेंट। सेकंड ये बी के भी अंदर आ रहा है, मतलब बी भी प्रेजेंट है, और ये सी के भी अंदर आ रहा है, मतलब इस रीजन 2 को आप क्या लिख सकते हैं, इट इज ए इंटू बी इंटू सी, क्योंकि रीजन 2 में सभी आपको प्रेजेंट दिख रहे हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पर ए इंटू बी इंटू सी प्लस थर्ड रीजन का क्या लिख सकते हैं आप, देखिए थर्ड रीजन में आपको दिख रहा है ए इज प्रेजेंट, ये ए सर्कल के अंदर आ रहा है रीजन थर्ड, बी सर्कल के अंदर नहीं आ रहा, ये बी है और उसके बाद ये रीजन 3 शुरू हो रहा है, मतलब ए प्रेजेंट है लेकिन बी एब्सेंट है, और ये सी भी यहाँ पर आपको प्रेजेंट दिख रहा है इस थर्ड रीजन में। ये जो थर्ड रीजन है ये आपको दिख रहा है सी के सर्कल के भी अंदर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ ए और सी प्रेजेंट है लेकिन बी एब्सेंट है। तो क्या लिखेंगे हम, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस इस फोर्थ रीजन के लिए ऐसे ही क्या लिखेंगे,
आपको दिख रहा है ये फोर्थ रीजन सी के अंदर भी आ रहा है और बी के अंदर भी आ रहा है, लेकिन ये जो फोर्थ रीजन है ये ए के बाहर है। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं फोर्थ रीजन को ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, और प्लस फाइनली जो आपका फिफ्थ रीजन है ये आपको दिख रहा है कि इस रीजन में ना तो ए यहाँ इंटरफेयर कर रहा है ना तो बी का इंटरफेरेंस है, ओनली सी इज प्रेजेंट। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। ठीक है, तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया, और अगर आप इससे सिंप्लीफाई करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंप्लीफाइड लॉजिक एक्सप्रेशन क्या होगा, क्योंकि ये जो है आपके पास एक एमसीक्यू में होगा तो ये चीज़ आपके एक भी ऑप्शन में नहीं होगी, इसका मिनिमाइज फॉर्म आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो अब मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं हम, तो देखिए अगर हम इसको फर्दर मिनिमाइज करें, आपको दिख रहा है कि यहाँ बी सी है, यहाँ भी बी सी है, तो आप अगर चाहें तो इन दोनों में से बी सी कॉमन करके ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप जैसे यहाँ पर देखिए, अगर जैसे आप अगर इन दोनों में देखें तो यहाँ ए बी है और यहाँ भी ए बी है, तो इन दोनों को अगर हम पहले एक साथ ले लेते हैं कि अगर हमने ए बी कॉमन कर लिया, इन दोनों में से ए बी कॉमन किया तो क्या चीज़ बची हमारे पास, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, और आपको क्या दिख रहा है अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में आपको दिख रहा है कि हम b कॉम्प्लीमेंट c कॉमन कर सकते हैं इन दोनों में। तो इन दोनों में से अगर आपने b कॉम्प्लीमेंट c कॉमन कर लिया, b कॉम्प्लीमेंट c अगर आपने इन दोनों में कॉमन किया तो आपके पास क्या चीज़ आई, a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और अगर आप अब देखेंगे तो इन दोनों में से आप चाहें तो क्या कर सकते थे, प्लस इन दोनों में से आप अगर चाहते तो बी सी कॉमन कर सकते थे। तो बी सी अगर आप कॉमन करेंगे तो क्या चीज़ आएगी, अगर आप बी सी कॉमन करेंगे इन दोनों में से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। देखिए जो पहला हमने लिया है ए बी कॉमन किया किस किस में, इन दोनों में पहले हमने ए बी कॉमन लेकर के सॉल्व किया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से हमने b कॉम्प्लीमेंट सी और b कॉम्प्लीमेंट सी, इन दोनों में हमने b कॉम्प्लीमेंट सी लेकर सॉल्व किया, और फिर इन दोनों में से हमने क्या किया, हमने यहाँ से बी सी कॉमन करके इसको सॉल्व किया। c कॉम्प्लीमेंट प्लस सी इज 1, a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज 1, a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू मिली, ए बी प्लस बी सी एंड प्लस ए बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी एंड प्लस बी सी। ठीक है, ये अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास, तो ए बी प्लस हमारे पास इन दोनों में से चीज़ कॉमन आ जाएगी सी, तो आपके पास वैल्यू आएगी बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, ए बी प्लस सी। क्या फाइनल रिजल्ट आ गया हमारे पास, ए बी प्लस सी। तो ये तो एक मेथड हो गया हमारे पास, ये रिजल्ट यही ऑप्शन में आपके पास होता, ए बी प्लस सी आपको सर्च करना होता। अब देखिए इस ए बी प्लस सी तक पहुंचने का एक ईजी मेथड क्या था, आपको दिख रहा है कि ये जो हमने 1 2 3 4 5 रीजन करके आइडेंटिफाई किया, इसको अगर हम छोड़ देते तो ये जो 2 3 4 5 हैं ये चारों रीजन मिलाकर क्या बना रहे हैं, ये 2 3 4 5 ये चारों रीजन मिलाकर क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं। इसका मतलब हम इसी एक्सप्रेशन को यहाँ पर मैं मेथड 2 लिख देता हूँ, मेथड 2, इट इज मेथड 1, इट इज मेथड 1, जो आप जिसके थ्रू इजीली हर बार जा सकते हैं कि अगर आप रीजंस अलग अलग बांट दें तो सभी रीजंस के लिए एक्सप्रेशन लिखकर उसको फाइनली आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। या फिर अगर आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर पाते तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे मेथड 2 में कि इस पूरे 2 3 4 5 को मिलाकर तो हमारे पास सिर्फ क्या बन रहा है, y इज इक्वल्स टू लॉजिकल एक्सप्रेशन स्टेटेड रीजन का ये 2 3 4 5 से हमारे पास आया c, और प्लस इस 1 रीजन को बस हमारे पास अब हमें और लिखना पड़ेगा एक्सप्रेशन। तो इस रीजन 1 का एक्सप्रेशन क्या आपने ऑलरेडी लिखा भी है, a इज प्रेजेंट, b इज प्रेजेंट प्लस c इज एब्सेंट। तो इसको क्या लिखेंगे, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लिख सकते हैं c प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें हम, तो आपने देखा था जब हमने बात की थी किसकी, जब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखा था तो हमने इस तरह से देखा था a प्लस बी इंटू ए प्लस सी अगर है कहीं पर तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी सी। ठीक है, तो इसका मतलब a प्लस बी सी अगर हमारे पास कहीं भी है तो उसको हम a प्लस बी इंटू ए प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए हमारे पास है c प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये जो c है इसको हम कहें a, ये जो चीज़ है इसको हम कहें b, और ये जो है हमारे पास इसको अगर हम कहें c, तो ये भी उसी चीज़ की इसी तरह की चीज़ है a प्लस बी सी। तो a प्लस बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम ओपन करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं c प्लस ए बी, दैट इज a प्लस बी,
ये अभी हमने लिखा a प्लस बी, अब हमें और क्या लिखना है, a प्लस सी। तो a प्लस सी की जगह पर क्या आ जाएगा, इंटू a प्लस a की जगह पर आपके पास c प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए c प्लस सी कॉम्प्लीमेंट आपको क्या दे देगा, c प्लस सी कॉम्प्लीमेंट इज 1, देयरफॉर ये हमारे पास यहाँ से भी क्या वैल्यू आ गई, c प्लस ए बी आ गई। तो मतलब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे c प्लस ए बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट को, c प्लस ए बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट को हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या चीज़ आएगी, c प्लस ए बी आएगी। फिर से बता देता हूँ मैं एक बार, a प्लस बी सी समझ लीजिए, ये a है, ये ए बी हमारा b है और ये c कॉम्प्लीमेंट c है। तो a प्लस बी इंटू सी को हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। तो वही लिखा हमने, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी, इसकी वैल्यू 1 होगी और ओवरऑल हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, c प्लस ए बी आ गई। तो इसलिए ये जो रिजल्ट आपके पास आ रहा है c प्लस ए बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, c प्लस ए बी भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा यहाँ से भी रिजल्ट था c प्लस ए बी, यहाँ से भी आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, c प्लस ए बी आ गया। तो इस तरह से आप 3 वेरिएबल वेन डायग्राम को देख सकते थे। एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए हमारे पास होता है अगर राइट द लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर द शेडेड रीजन शोन इन द फिगर। ठीक है, हमारे पास ये शेडेड रीजन गिवन है, ये हमारा शेडेड रीजन है जिसका हमें एक्सप्रेशन लिखना है ए बी सी, और रीजन जो शेड किया गया वो ये रीजन है। ये इतने शेडेड रीजन के लिए हमें एक्सप्रेशन लिखना है, दिस इज ए बी एंड सी। तो क्या लिखेंगे हम एक्सप्रेशन, अब एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए और फिर उसके बाद मुझे बताइएगा कि आप लोगों में से कितने लोगों के आंसर्स करेक्ट थे। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस देखकर मुझे भी अच्छा लगेगा। तो अगर हमें इस शेडेड रीजन का लिखना होता फंक्शन तो क्या लिखते हैं हम, y इज इक्वल्स टू, अगर मान लीजिए फिर से मैं यहाँ पर नेमिंग कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं फिर से यहाँ पर नेमिंग कर दूँ, देखिएगा आपको दिख रहा है या नहीं, लेट्स से इट इज़ 1, ये 2, आप देखकर समझ जाएंगे कि मैं आप ही के सामने लिख रहा हूँ। तो ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर हम रीजन 1 के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं तो क्या होता है, रीजन 1 में आपको दिख रहा है कि a प्रेजेंट है, b प्रेजेंट है, लेकिन c एब्सेंट है। तो ये फर्स्ट रीजन का एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, a b c कॉम्प्लीमेंट प्लस ये हमारा रीजन 2, इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम, a प्रेजेंट है, b एब्सेंट है और c प्रेजेंट है, तो a b कॉम्प्लीमेंट c लिखेंगे प्लस थर्ड रीजन के लिए क्या लिखेंगे हम, रीजन 3 रीजन को आप अगर देखें तो यहाँ पर a भी प्रेजेंट है, इस रीजन 3 की हम बात कर रहे हैं, a इज प्रेजेंट, रीजन 3 में b भी प्रेजेंट है और रीजन 3 आपके c के अंदर भी आ रहा है। इसका मतलब हम इस रीजन 3 को लिख सकते हैं a इंटू बी इंटू सी, a b और c तीनों ही प्रेजेंट है। अब इस फोर्थ रीजन में अगर आप देखेंगे तो इस फोर्थ रीजन में आपको दिखेगा कि b के अंदर आ रही है, c के भी अंदर आ रहा है, लेकिन ये a के बाहर है। तो हमारे पास ये फोर्थ रीजन को क्या लिख सकते हैं हम, a कॉम्प्लीमेंट बी सी लिख सकते हैं। तो बस ये हमारे पास आ गया और अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर ले तो रिजल्ट मिल जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करना भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर से हम वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे a प्लस ए इज इक्वल्स टू ए। मतलब किसी भी एक्सप्रेशन में किसी एक टर्म को हम जितनी बार चाहे उतनी बार लिख सकते हैं। तो अगर आप इस ए बी सी को देखें तो इस ए बी सी के साथ आपको सभी टर्म्स में कॉमन वैल्यूज़ मिल जाएंगी। जैसे अगर आप इसके साथ चाहते तो ए बी कॉमन था, ए बी सी और बी कॉम्प्लीमेंट सी देखेंगे तो इसमें ए सी कॉमन मिल जाएगा, इसके साथ आपको इसके साथ बी सी मिल जाएगा। तो मतलब अगर आप इस ए बी सी को 3 बार यूज़ करें, वाई को अगर हम ऐसे लिख लें, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट के साथ एक बार ए बी सी प्लस एक बार हमने लिखा ए बी कॉम्प्लीमेंट सी के साथ ए बी सी प्लस एक बार हमने लिखा ए कॉम्प्लीमेंट बी सी के साथ ए बी सी। तो फर्स्ट वाले दोनों में से आपको दिख रहा है कि ए बी कॉमन आ जाएगा, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। दूसरे वाले में दिख रहा है आपको ए सी कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से हमारे पास वैल्यू आएगी बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। और तीसरी इन दोनों में से हमें दिख रहा है बी सी कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए। तो आपको पता है ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी। और अगर आप लास्ट क्लास में मेरे साथ थे
तो मैंने आपको बोला था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा एक्सप्रेशन है, जिसके लिए हमने देखा था कि ये मेजॉरिटी इनपुट फंक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए अगर हम चाहते तो हम इसको सिग्मा m 3 5 6 7 भी लिख सकते थे। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे जब हम फुल एडर में जाएंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे सम एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सभी चीज़ें आप धीरे धीरे समझेंगे चीज़ों को, लेकिन मैं यहाँ पर वही एग्जाम्पल्स लेता हूँ आपके लिए जो आगे के टॉपिक्स को लेकर भी रिलेवेंट है। ठीक है, तो चलिए, मुझे लगता है कि वेन डायग्राम का एक बेसिक आइडिया आपको हो गया होगा। चाहे 2 वेरिएबल का पूछा जाए या 3 वेरिएबल का पूछा जाए या इवन 4 वेरिएबल का भी पूछा जाए तो आप कर सकते हैं। जैसे इसी में अगर हमसे, जैसे हमने ये 3 वेरिएबल की बात की, अगर इस 3 वेरिएबल में देखें तो ये चीज़ हमारी a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट, मतलब a b c को छोड़कर बाकी जो सैंपल स्पेस का बचा हुआ पोर्शन है उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट एंड c कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए एक बार आप लोग सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद फिर जो भी डाउट्स हो मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज स्विचिंग फंक्शंस। तो स्विचिंग फंक्शन में भी बस आपको ये समझना है कि जो भी हमारे पास सर्किट गिवन है उस सर्किट में आउटपुट को आइडेंटिफाई हम करना है हमें, और स्विचेस के आगे जो चीज़ लिखी हुई है वही आपको स्विच की वैल्यू मानकर चलना है। जैसे आपको समझ में आ जाएगा अभी मैं जो बात कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं अपना टॉपिक स्विचिंग फंक्शंस। देखिए, जैसे मान लेते हैं हम कि हमने एक ये लॉजिक सर्किट बना दिया, यहाँ पर हमने एक वोल्टेज अप्लाई किया है। ये देखिए, ये हमारे पास मान लीजिए कि क्या लगा हुआ है, एक स्विच लगा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास ये एक स्विच लगा हुआ है, जिस स्विच का हमने नाम यहाँ पर शो कर दिया है ए। लेट्स से इस स्विच का नाम हमने शो कर दिया ए, और यहाँ पर आप आउटपुट ले रहे हैं। आप कहें कि यहाँ पर आपने एक, मान लीजिए कि बल्ब लगा रखा है, ठीक है, ये आपने यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया और यहाँ पर ही हम आउटपुट देख रहे हैं। यहाँ पर हम अगर देखना चाहते हैं कि आउटपुट y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, या आप कहें कि बल्ब हमारा कब ग्लो करेगा, ठीक है, जब यहाँ पर हाई आउटपुट आएगा तभी ये बल्ब ग्लो करेगा। तो यहाँ से मान लीजिए कि हमने ये v कुछ भी वोल्टेज अगर हमने अप्लाई किया होता, ये आपको शो नहीं करेंगे वोल्टेज, जिससे आपको मतलब ही नहीं। तो देखिए, जब भी हम ये चाहते हैं अगर कि हमारा बल्ब ग्लो करे, तो बल्ब ग्लो करने का मतलब है कि इसके क्रॉस करंट अगर आप चाहते हैं कि फ्लो करे, तो आप किसी अगर रेजिस्टेंस के, अगर जैसे मान लीजिए कि ये स्विच है ए लिखने का मतलब है कि जब ये स्विच क्लोज होगा तो हम इसको ए फंक्शन के नाम से आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर ये स्विच क्लोज हो गया तो यहाँ तो क्या बन जाएगा, शॉर्ट सर्किट। और आपको ये भी पता है कि करंट ऑलवेज चूज द लीस्ट रेजिस्टिव पाथ। करंट हमेशा जो सबसे कम रेजिस्टेंस वाला पाथ होता है उसी को चूज करता है। इसलिए अगर कभी भी किसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में कोई शॉर्ट सर्किट आ गया तो यहाँ से जितना भी करंट आएगा पूरा का पूरा करंट इस शॉर्ट सर्किट से फ्लो कर जाएगा, कोई भी करंट यहाँ इस बल्ब तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए इस बल्ब के ग्लो करने की कंडीशन क्या है, ये स्विच हमेशा ऑफ होना चाहिए, ये स्विच हमेशा डिस्कनेक्टेड होना चाहिए, इसी कंडीशन में होना चाहिए जैसा आपको अभी दिख रहा है। अगर ये स्विच ओपन रहेगा तभी करंट यहां तक पहुंच पाएगा। इसलिए आउटपुट y की वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं, a कॉम्प्लीमेंट। क्या कहेंगे हम, नॉट ऑफ a। अगर ये स्विच बंद हो गया तो हम a कहते हैं, a कॉम्प्लीमेंट लिखा हमने, इसका मतलब है स्विच ओपन होना चाहिए। तो आउटपुट की वैल्यू किसके बराबर है, a कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। स्विच ग्लो तब करेगा जब ये स्विच क्या होगा, ये बल्ब ग्लो तब करेगा जब ये स्विच ओपन हो। आप जैसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक ट्रांजिस्टर का एग्जांपल लेते हैं, इसी चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमने एक ही एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लिया, ठीक है, ये हमारे पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, यहाँ हमने वीसीसी, ये हमने ग्राउंड कर रखा है, और यहाँ पर हम आउटपुट ले रहे हैं। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं। लेट्स से इट इज़ वाई, ठीक है, और यहाँ पर हमने इनपुट अप्लाई किया, ये हमारा इनपुट ए, ये हमारा इनपुट, जिसको कि हम मान लेते हैं कि हम यहाँ पर ए अप्लाई कर रहे हैं। ए या तो 0 होगा या तो 1 होगा, उस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो आप ये जानते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में जब तक हम बेस पर कोई पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमारा ये जो ट्रांजिस्टर है वो ऑन नहीं होगा। और डिजिटल में जब हम ऑन की बात करते हैं तो हम सैचुरेशन की बात करते हैं। जब आप जैसे एनालॉग पढ़ते हैं तो वहाँ पर लीनियर रीजन भी होता है, लेकिन यहाँ पर लीनियर नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ ऑन या ऑफ की हम बात करते हैं। ऑन इसका मतलब जो ट्रांजिस्टर आपका सैचुरेशन में है, ऑफ इसका मतलब ट्रांजिस्टर अपने कट ऑफ रीजन में। तो इस ट्रांजिस्टर को ऑन होने के लिए क्या जरूरी है कि बेस पर कुछ वोल्टेज अप्लाई किया जाए, ठीक है। तो बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस्ड बनाया जाए। आप ये जानते हैं सैचुरेशन के लिए क्या होगा, जब दोनों ही रीजन्स क्या हो आपके फॉरवर्ड बायस्ड हो, बेस एमिटर रीजन और कलेक्टर बेस रीजन। तो यहाँ पर हम इस बेस एमिटर रीजन को जब तक फॉरवर्ड बायस्ड नहीं बनाएंगे ट्रांजिस्टर आपका ऑन नहीं होगा। उसके लिए ए की वैल्यू आपको 1 प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मतलब ए अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर ए 1 है, मान लेते हैं कि ए 1 है, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया।
अगर ट्रांजिस्टर ऑन हो गया तो ये जो आप आउटपुट ले रहे हैं ये एक्चुअली कौन सा वोल्टेज है, कलेक्टर और ग्राउंड, ये एमीटर के बीच का वोल्टेज है, कलेक्टर एमीटर के बीच का वोल्टेज Vc, और Vc सैचुरेशन, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े हैं तो आप ये जानते होंगे कि जैसे अगर हम सिलिकॉन के केस में देखते हैं तो Vc सैचुरेशन की जो वैल्यू होती है वो नियरली 0.2 वोल्ट्स होती है। तो डिजिटल में इतने कम वोल्टेज को हम लॉजिक जीरो मानकर चलते हैं। तो जब ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में होगा तब कलेक्टर एमीटर के बीच का वोल्टेज लॉजिक जीरो होगा, मतलब 0 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, जिसको कि हम जीरो कह सकते हैं। तो ये वैल्यू 0 वोल्ट है, वही हमें आउटपुट में मिलेगा। तो इसलिए अगर ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया तो आउटपुट की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अगर ये ट्रांजिस्टर ऑफ है, अगर ये ट्रांजिस्टर ऑफ है तो ये जो भी रेजिस्टेंस है हमारा, मान लीजिए कि हमने इसको RC नाम दे दिया, अगर ट्रांजिस्टर ऑफ है तो इस रेजिस्टेंस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। अगर इस रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं हुआ इसका मतलब इसमें कोई ड्रॉप नहीं होगा, और अगर इसमें कोई ड्रॉप नहीं हुआ तो ये जितना भी वोल्टेज है VCC, ये पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पर भी रहेगा, क्योंकि इन दोनों नोड्स के बीच में कितना डिफरेंस होगा वोल्टेज का, जितना इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाए। अब अगर ये ट्रांजिस्टर ऑन ही नहीं है तो रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं, इसका मतलब रेजिस्टेंस में कोई ड्रॉप नहीं, इसका मतलब यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज उस केस में सेम होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर ट्रांजिस्टर ऑफ है तो आउटपुट वोल्टेज VCC के बराबर है, मतलब हम कहेंगे आउटपुट कितना है, 1 है। और अगर ट्रांजिस्टर ऑन है, अगर ट्रांजिस्टर ऑन है तो इसमें करंट फ्लो करेगा और ऑलमोस्ट इतना पूरा वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा, जिससे कि हमें आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, 0। इसका मतलब ये हुआ इस ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए हमें A की वैल्यू 1 लेनी जरूरी थी। तो जब हम A 1 लेंगे तो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और आउटपुट 0 मिलेगा। जब हम A 0 लेंगे तो ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा और हमें आउटपुट 1 मिलेगा। इसका मतलब अगर हम चाहें तो आउटपुट को क्या लिख सकते हैं, A कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। आउटपुट को हम A कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं कि जो भी हम A देंगे उसका इन्वर्स हमें आउटपुट में मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट। तो अभी हम ट्रांजिस्टर मॉडल्स को देखेंगे, हम ट्रांजिस्टर्स के थ्रू सारे गेट्स, डायोड्स के थ्रू सारे गेट्स, ये सभी मैं आपको बताऊंगा जब हम लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे। अभी हमारा स्विचिंग फंक्शन में बस ये समझना था कि इस बल्ब के ग्लो करने के लिए ज़रूरी ये है कि ये स्विच हमारा ऑफ रहे। अगर ये स्विच ऑन हो गया तो शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ तक कोई करंट नहीं पहुँचेगा और इसलिए हमारा आउटपुट 0 आएगा। तो ये हमने लिखा y = A कॉम्प्लीमेंट, स्विच हमारा ऑफ होना चाहिए, ऑफ के लिए हमने A कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया। अब जैसे मान लीजिए आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें, तो अगर कभी ऐसा सर्किट आपको बना हुआ दिखता है, ये एक स्विच है A, एक और स्विच यहाँ पर सीरीज में लगा दिया गया B, और उसके बाद यहाँ पर आपके पास मान लीजिए कि ये हमारा बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप कुछ वोल्टेज अप्लाई कर रहे होंगे, यहाँ से आपने कुछ वोल्टेज अप्लाई किया। तो अब यहाँ पर अगर आपसे आउटपुट पूछा जाए y, इस बल्ब के ग्लो करने की क्या कंडीशन है, तो आपको क्या दिख रहा है, जब तक करंट नहीं आएगा, मतलब अगर आपको इस बल्ब से करंट फ्लो करवाना है तो करंट हमारा सिर्फ क्लोज्ड पाथ में ही करंट मूव कर सकता है। तो पाथ को क्लोज करने के लिए स्विच A भी बंद होना चाहिए और स्विच B भी बंद होना चाहिए। अगर इसमें से एक भी स्विच ओपनड है तो कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता। इसलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, A × B होगी। इंटू B क्यों लिखा हमने, क्योंकि एक साथ A और B दोनों का ही क्लोज होना जरूरी है, सिर्फ एक के क्लोज होने से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो लॉजिक सर्किट है वो हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए हमारे पास ये आ गया। जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा होता, अगर आपके पास अगर ऐसा गिवन होता, ये स्विच A है, ये स्विच B है, और यहां पर हमने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। बल्ब देखकर ज्यादा हंसना नहीं है, रोशनी अच्छी आएगी, है ना। चलिए, तो यहां से आप अगर देखते हैं y, अब फिर से देखिए इस बल्ब के ग्लो करने की क्या कंडीशन है। अगर हम इस बल्ब को ग्लो करवाना चाहते हैं तो इन दोनों में से कोई भी एक पाथ अगर कंप्लीट हो जाए, या तो ये ऊपर वाला स्विच A बंद हो जाए तो भी हमारा बल्ब ग्लो कर जाएगा, करंट इस डायरेक्शन में इस पाथ के थ्रू फ्लो कर जाएगा। अगर B क्लोज हो जाए तो भी हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकता है उस केस में भी। बस एक क्लोज्ड पाथ हमारा क्रिएट हो जाना चाहिए। तो हमें दिख रहा है या तो A क्लोज कर दे हम, या तो हम B को क्लोज कर दे, दोनों ही केसेस में हमारा बल्ब ग्लो करेगा। इसका मतलब यहाँ जो हमारा आउटपुट Y है उसको हम लिख सकते हैं A + B, आइदर A और B, आइदर स्विच A और स्विच B, इफ वन ऑफ देम, या तो आप कहें कि या तो कोई एक इनमें से या दोनों ही, अगर दोनों ही बंद है तो भी आपका बल्ब ग्लो करेगा, अगर कोई एक बंद है तो भी आपका बल्ब ग्लो करेगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, y = A + B आ गया, ठीक है। जैसे देखिए अगर आपके पास होता है ऐसा, आप खुद से एक बार बताइएगा सॉल्व करके
कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये हमारा बल्ब यहाँ पर लगा हुआ है, ये स्विच है ए और ये स्विच है बी, ठीक है, और हमें यहाँ पर आउटपुट देखना है वाई। अब ये बल्ब कब ग्लो करेगा? देखिए, अगर मान लीजिए स्विच ए क्लोज हुआ, सिर्फ स्विच ए क्लोज हुआ, तो भी ये यहाँ पर कोई क्लोज पाथ यहाँ पर तो नहीं बनेगा। यहाँ पर जब ये दोनों स्विच एक साथ क्लोज होंगे तब यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट क्रिएट होगा जो कि बल्ब को ग्लो नहीं करने देगा। ये बल्ब सिर्फ तभी ग्लो नहीं करेगा जब ये दोनों स्विच एक साथ बंद हो, क्योंकि जब ये दोनों स्विच एक साथ बंद होंगे तो बल्ब के पैरेलल में हमारा एक शॉर्ट सर्किट आ जाएगा, जिससे कि यहाँ से जितना भी करंट आएगा पूरा उस शॉर्ट सर्किट से फ्लो कर जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि बल्ब के ग्लो करने की कंडीशन क्या है? इनमें से कोई एक स्विच ऑन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक के ऑन होने से ये पाथ यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगा। पाथ तब कंप्लीट होगा जब दोनों एक साथ ऑन होंगे। तो इसलिए आप लिख सकते हैं y की वैल्यू दोनों एक साथ ऑन नहीं होने चाहिए, इसका मतलब दोनों एक साथ ऑन होना मतलब ए बी, और दोनों एक साथ ऑन नहीं होना मतलब a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर बल्ब आपका ग्लो कर जाएगा अगर इनमें से एक भी स्विच ओपनड है, मतलब हम कह सकते हैं इट इज a इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर ऐसे ही यहां पर आपके पास इस टाइप का सर्किट गिवन होता, अगर ये हमारे पास ऐसा सर्किट होता, अब आप देखकर बिल्कुल समझ गए होंगे। ये हमारा बल्ब है, यहाँ पर ये मान लेते हैं हम कि हमने ये अप्लाई किया कोई वोल्टेज यहाँ से, ये स्विच ए है और ये स्विच बी है। यहाँ पर फिर से क्या दिख रहा है आपको? अब यहाँ पर कंडीशन ऐसी है कि अगर हम यहाँ पर आउटपुट अपना वाई लेने वाले हैं, ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि बल्ब के ग्लो करने के लिए ज़रूरी है इनमें से दोनों में से कोई भी एक स्विच ऑन ना हो। अगर स्विच ए ऑन हो गया तो भी इस बल्ब के पैरेलल में एक शॉर्ट सर्किट क्रिएट हो जाएगा। अगर ये स्विच बी ऑन हो गया तो भी इसके साथ पैरेलल में एक शॉर्ट सर्किट क्रिएट हो जाएगा। तो बल्ब के ऑन होने की कंडीशन ये है कि इनमें से कोई भी स्विच ऑन नहीं होना चाहिए, ना तो ए ना तो बी, नाइदर ए नॉर बी। जब हम करते हैं इसका क्या मतलब होता है? नॉट ऑफ ए और बी दोनों में से कोई भी ऑन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पर y इक्वल्स टू ए प्लस बी का मतलब है दोनों में से कोई भी एक, ए प्लस बी का मतलब है दोनों में से कोई भी एक या फिर दोनों, और अगर हमने इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया मतलब ना तो ए ना तो बी। तो इसलिए यहाँ पर बल्ब के ग्लो करने की कंडीशन है कि ए और बी दोनों ही स्विच हमारे ऑफ कंडीशन में होने चाहिए, डिस्कनेक्टेड होने चाहिए। एक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ गिवन है, ये स्विच ए है, ये स्विच बी है, ठीक है, ये स्विच सी है, ये स्विच डी है और ये स्विच ई है, और यहां पर हमने बल्ब लगा दिया। अब बल्ब के ग्लो करने की कंडीशन अगर पूछी जाए तो क्या होगा? अब अगर हमसे बल्ब के ग्लो करने की कंडीशन पूछी जा रही है ए बी सी डी एंड ई, तो देखिए होना क्या चाहिए। अगर आपको यहाँ पर आपने सप्लाई अगर लगाया है, यहाँ पर अगर आपका सप्लाई है और यहाँ पर आपका अगर आप आउटपुट ले रहे हैं, तो पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ तक करंट आने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पाथ क्रिएट होना चाहिए। पाथ कैसे बनेगा? ये दोनों तो दिख रहे हैं आपको सीरीज में, एक भी अगर इनमें से ओपन रहा तो करंट कभी भी फ्लो नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ए भी डेफिनेटली क्लोज होना चाहिए, बी भी डेफिनेटली क्लोज होना चाहिए। अब इसके बाद या तो सी क्लोज हो या तो डी क्लोज हो तो करंट फ्लो कर जाएगा। तो मतलब ए और बी का एक साथ क्लोज होना जरूरी है और सी और डी में से किसी एक का क्लोज होना जरूरी है। इतना अगर हो गया तो आप यहां तक आएंगे, करंट यहां तक आ जाएगा। लेकिन अब अगर इसके साथ अगर ई क्लोज हो गया तो यहां तक जो करंट आया था वो पूरा का पूरा करंट इस शॉर्ट सर्किट से होकर पास कर जाएगा और कोई भी करंट आपके बल्ब तक नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब अगर आपके बल्ब को ग्लो करना है तो आपके वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्विचेस की कंडीशंस कैसी होनी चाहिए? ए ऑन होना चाहिए इंटू बी भी ऑन होना चाहिए, ठीक है, ए इंटू बी। अब इसके साथ सी और डी में से कोई एक ऑन होना चाहिए इसके साथ साथ। तो जब इसके साथ है मतलब हम प्रोडक्ट टर्म्स यूज करते जा रहे हैं। यहां पर हम लिखेंगे सी प्लस डी, ए इंटू बी मतलब ए भी ऑन बी भी ऑन, इंटू सी प्लस डी मतलब इन दोनों में से कोई एक ऑन, और इसके बाद फिर ई कैसा होना चाहिए? तो ई ऑफ होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑफ नहीं हुआ तो शॉर्ट सर्किट से करंट पास कर जाएगा। तो इसलिए हमारे पास यहाँ आउटपुट की वैल्यू क्या होगी? ए इंटू बी
प्लस इंटू सी प्लस डी इंटू ई कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा यहाँ से स्विचिंग फंक्शन हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपके पास मैं दो और सर्किट्स दूँ, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा है, अब मैं इसका जो नाम लिख दूंगा, जैसे मैंने यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट कह दिया, इसको बी कॉम्प्लीमेंट कह दिया, इसका मतलब कि जब ये स्विच क्लोज होगा तो हम उसको ए कॉम्प्लीमेंट मानेंगे। जैसे यहाँ पर हमने ए लिखा था, तो इसका मतलब जब स्विच क्लोज है तो उसको हम ए लिख रहे हैं, ठीक है, ओपन है तो ए कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं। तो जब ये इसको हमने लिखा यहाँ पर अगर ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब जब ये स्विच क्लोज होगा तो उसको हम ए कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये है ए और ये है बी। और ठीक है, आप समझाने के लिए आपको बस ये बल्ब लगा दिया हमने, ये हमने सप्लाई लगा दी। अब अगर इसमें कोई पूछे बल्ब के ग्लो होने की क्या कंडीशन है, तो अब यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, अगर हम यहाँ से देखेंगे आउटपुट y दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप अगर देखें तो इन दोनों में से कोई भी एक स्विच ऑन हो, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये बल्ब ग्लो करे, इसके लिए क्या जरूरी है कि एक कंप्लीट क्लोज्ड पाथ हमारे क्रिएट हो जिससे कि हमारा करंट फ्लो कर सके। अब वो क्लोज्ड पाथ कैसे क्रिएट हो सकता है, तो इन दोनों में से किसी एक का ऑन होना जरूरी है। अगर इन ये दोनों ही ऑफ रहे तो यहाँ के बाद करंट आगे नहीं जा पाएगा, इसलिए इन दोनों में से एक का ऑन होना भी जरूरी है, और बिल्कुल वैसे ही इन दोनों में से भी एक का ऑन होना जरूरी है। तो आप ये लिख सकते हैं इन दोनों में से किसी एक का ऑन होना मतलब ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इनटू, इसके साथ साथ इन दोनों में से एक भी ऑन हो गया तो करंट यहां से पास कर गया, बिल्कुल वैसे ही करंट यहां से यहां तक आने के लिए इन दोनों में से भी एक स्विच का ऑन होना जरूरी है। तो इन दोनों में से एक स्विच का ऑन होना मतलब क्या लिखेंगे, इनटू ए प्लस बी। क्या लिखेंगे हम, इनटू ए प्लस बी। तो अब यहां से अगर आप देखेंगे तो यही हमारे इस यहां पर सर्किट में करंट के फ्लो करने की कंडीशन है, या आप कहें बल्ब के ग्लो करने की कंडीशन है। आप अगर देखें तो इसको हम और क्या लिख सकते थे, अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ए करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी आ जाएगा एक टर्म, और प्लस यहां से बी कॉम्प्लीमेंट इंटू ए आ जाएगा, या जिसको हम ए बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। फिर से ये बी कॉम्प्लीमेंट इंटू बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर आप इस चीज को देखें तो ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, आपको बिल्कुल पता होगा कि इसको हम एक्सॉर गेट कहते हैं, दैट इज ए एक्सॉर बी। इसको हम और क्या लिख सकते थे, इसी चीज को हम कह सकते थे कि ये हमारा कौन सा गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक एक्सॉर गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एक्सॉर बी को। अगर हम यहीं पर थोड़ा सा चेंज कर देते, अगर यहीं पर हमने थोड़ा सा चेंज किया, ये ए कॉम्प्लीमेंट के साथ यहाँ जो बी कॉम्प्लीमेंट था अगर हमने उसको बी लिख दिया, और यहाँ जो आपके पास ए के साथ था यहाँ पर हमने उसको बी कॉम्प्लीमेंट अगर कर दिया, बाकी चीज़ें सेम है। तो अब इसके लिए बल्ब ग्लो करने की कंडीशन आपसे अगर पूछी जाए तो क्या होगी, ठीक है, या ऐसा दिखाएं, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख कर सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको ऐसा ही जैसा हमेशा शो कर रहे थे आप अगर ऐसा शो कर देते, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर आउटपुट अगर हमें देखना होता तो आउटपुट y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, तो क्या लिखेंगे हम, अब यहां से देखिए फिर से, यहां से अगर आप चाहते हैं कि करंट हमारा यहां तक आए, यहां से करंट यहां तक आए, तो उसके लिए जरूरी क्या है, यहां पर अगर आपने बल्ब लगा रखा है, एक ही चीज है, सप्लाई मैंने यहां पर शो कर दिया। तो अब यहां से क्या दिख रहा है आपको, फिर से इन दोनों में से एक का ऑन होना जरूरी है, और उसके साथ साथ क्योंकि इसके ये सीरीज में दिख रहा है आपको, इन दोनों में से भी एक का ऑन होना जरूरी है। तो ओवरऑल हमारे पास कंडीशन आ जाती ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, इन दोनों में से कोई एक ऑन हो जाए, इनटू इन दोनों में से कोई एक ऑन हो जाए, मतलब ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। अब अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ए इज जीरो, सो इट इज ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, एंड प्लस यहां से आपको दिखा b इंटू ए, दैट इज ए बी लिख सकते हैं, यहां से फिर से b इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इज जीरो। तो ये जो एक्सप्रेशन है ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी आपको पता होगा ये एक्स नॉर गेट का एक्सप्रेशन है, ए नॉर बी, या तो ये सिंबल लिखते हैं आप,
या 2 इनपुट के केस में एक्सनॉर गेट हमारे एक्सॉर गेट का क्या होता है, ये इन्वर्ट होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते थे। तो मुझे लगता है आपको वेन डायग्राम और स्विचिंग फंक्शन समझ में आ रही होंगी चीज़ें। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छे से डेवलप होगी। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, इसको सॉल्व कीजिए और बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है कि इन अ टू वे स्विच there are three terminals A, B and C. Switch is on when A is connected to B while it is off when A is connected to C. Two of this two-way switch are connected as shown in figure. देखिए हमारे पास दो टू वे स्विच है, बोला गया है यहाँ पर स्पेस कम हो जाएगा, मैं नेक्स्ट पेज बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इफ द बल्ब इज ऑन। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, मैं पहले ऑप्शंस लिख देता हूँ। S1 S2 कॉम्प्लीमेंट, S1 S2, S1 XOR S2 एंड S1 XOR S2 कॉम्प्लीमेंट। अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ, फिर आपको क्वेश्चन समझा भी देता हूँ मैं। तो हमारे पास ये इस टाइप की कंडीशन गिवन है। इट इज S2, इट इज S1। देखिए ये दो स्विचेस हैं हमारे पास, ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है, ये टर्मिनल C है। यहाँ भी ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है और ये टर्मिनल C है। तो अब यहाँ पर क्या बताया गया कि हमारे पास दो ये टू वे स्विच हैं। इन दोनों टू वे स्विच के बारे में ये बताया गया कि ये स्विच हमारा ऑन कहलाता है जब A और A किससे कनेक्टेड हो, B के साथ। जब A B के साथ कनेक्टेड है तो हम कहते हैं कि स्विच ऑन है, और जब A टर्मिनल C के साथ कनेक्टेड है तो हम कहते हैं कि स्विच ऑफ है। तो ऐसे दो टू वे स्विचेस S1 और S2 को हमने इस तरह से कनेक्ट कर रखा है। तो पूछा गया कि अगर ये बल्ब ग्लो कर रहा है, अगर हमें पता है कि ये बल्ब ग्लो कर रहा है, तो कौन सी कंडीशन इस बल्ब को ग्लो करवाएगी। ऑप्शंस है आपके पास की, जो ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं, S1 S2 कॉम्प्लीमेंट, S1 S2, S1 XOR S2 एंड ऑप्शन डी इज S1 XOR S2 कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन ये था हमारा कि ना टू वे स्विच, एक टू वे स्विच है जिसमें कि तीन टर्मिनल्स हैं A B और C।
स्विच को हम ऑन तब कहते हैं जब ए टर्मिनल किससे कनेक्टेड हो, बी टर्मिनल से, और स्विच को हम ऑफ कहेंगे जब हमारा ए टर्मिनल किससे कनेक्टेड हो, सी टर्मिनल से। ऐसे दो स्विचेस को हमने एक साथ कनेक्टेड रखा है फिगर के अकॉर्डिंग। तो अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो कौन सी कंडीशन हमारी इनमें से सही है? तो अगर आप एक बार थोड़ी देर इसको सोच लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर मैं 30 सेकेंड्स में इसका आंसर आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो होप कि आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा और आपसे बिल्कुल ये क्वेश्चन बन गया होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, जो कंडीशन जैसी यहाँ पर आपको दी गई है, आपको ये दिख रहा है कि ये बल्ब तब ये ग्लो करेगा जब हमारे पास एक क्लोज्ड पाथ कंप्लीट हो। ठीक है, तो दो कंडीशंस हैं। या तो मान लीजिए कि हमारा ए बी से कनेक्टेड है स्विच 1 के लिए, मतलब अगर स्विच 1 ऑन है, दो कंडीशंस हैं। केस 1, इफ S1 एंड S2 बोथ आर ऑन, अगर दोनों ऑन हो तो इस टाइप की कंडीशन बन जाएगी। ये जो ए टर्मिनल था हमारा, ये बी के साथ कनेक्ट हो गया, और ऐसे ही ये हमारा फ्लोटिंग है। ये जो सी टर्मिनल है ये फ्लोटिंग है। ठीक है, ये सी टर्मिनल फ्लोटिंग है। यहाँ पर का भी जो ए टर्मिनल था हमारा, ये भी हमारा किससे कनेक्ट हो गया, ये ए टर्मिनल भी हमारा यहाँ से कनेक्ट हो गया, ये बी से कनेक्ट हो गया, ए और बी कनेक्ट हो गया, इस वाले का भी। और यहाँ पर आपका स्विच, ये यहाँ पर बल्ब लगा था, ये आपका सप्लाई है। तो देखिए टर्मिनल, ये हमने किस केस में देखा, ये हमारा स्विच 1 है और ये हमारा स्विच 2 है। तो हमने ये लिया कि ए टर्मिनल और ये बी टर्मिनल, हमने स्विच 1 को भी ऑन रखा, स्विच 1 में भी ए और बी को अगर हमने कनेक्ट कर दिया, और स्विच 2 में भी हमने क्या किया, अगर ये ए टर्मिनल है और ये बी टर्मिनल है, इसमें भी अगर हमने ए और बी को कनेक्ट कर दिया, देखिए यहाँ पर, यहाँ भी ए और बी को कनेक्ट किया और यहाँ भी ए और बी को कनेक्ट किया, तो हमें एक क्लोज पाथ मिल रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है, ये एक क्लोज पाथ मिल रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ से। तो जब हमने स्विच 1 को भी ऑन रखा और स्विच 2 को भी ऑन रखा, ए बी से कनेक्टेड, यहाँ भी ए बी से कनेक्टेड, तो हमें दिख रहा है कि एक हमारा क्लोज पाथ कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है रिजल्ट क्या है, यहाँ पर रिजल्ट है बल्ब विल ग्लो। इस कंडीशन में हमारा बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि एक क्लोज्ड पाथ कंप्लीट हो गया और इसलिए हमारा करंट इससे पास होगा, हमारा बल्ब ग्लो करेगा। ऐसे ही सेकंड कंडीशन क्या होती, केस 2। केस 2 है व्हेन बोथ S1 एंड S2 आर ऑफ। ऑफ कब होगा, स्विचेस, हमारा स्विच ऑफ तब होता है जब ए कनेक्टेड हो सी के साथ। तो आपने क्या किया, यहाँ पर S1 में यह आपका टर्मिनल था ए, यहाँ एक टर्मिनल था आपका बी, ठीक है, ये टर्मिनल था आपका बी, और यहाँ एक टर्मिनल था आपका सी। तो आपने क्या किया, ए और सी को कनेक्ट कर दिया, यह आपका टर्मिनल सी। तो ए और सी को कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब आपका जो स्विच 1 है वो ऑफ है। यह आपका स्विच 1 कैसा है, आपका ये ऑफ है क्योंकि ए सी से कनेक्टेड है। बिल्कुल ऐसे ही एक दूसरा भी स्विच है आपके पास, यहाँ पर ये हमारा टर्मिनल है बी, यहाँ पर दूसरे साइड से ये हमारा टर्मिनल है स्विच का ए, और ये हमारा टर्मिनल है सी। यहाँ पर भी आपने किस किस को कनेक्ट कर रखा है, ए और सी को आपने यहाँ पर भी कनेक्ट कर रखा है क्योंकि ये स्विच 2 भी हमारा क्या है, ऑफ है। अब इस कंडीशन में भी अगर आप देखेंगे तो भले ही दोनों स्विचेस ऑन हैं, भले ही दोनों स्विचेस ऑफ हैं, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर फिर भी एक क्लोज पाथ यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। दिख रहा है आपको, ये एक क्लोज पाथ फिर भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया, और जैसे ही क्लोज पाथ बना इसका मतलब है कि बल्ब हमारा क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो यहाँ पर भी आपका रिजल्ट क्या है, यहाँ पर भी आपका रिजल्ट है कि बल्ब विल ग्लो। ठीक है, तो आपको क्या दिखा कि बल्ब के ग्लो करने की कंडीशन क्या है, या तो ये स्विच और ये स्विच दोनों ऑफ हो, दोनों तो भी हमारा क्लोज पाथ बन जाएगा, या फिर हमने देखा कि दोनों ऑन हो तो भी हमारा क्लोज पाथ बन जाएगा। लेकिन अब अगर आप यहां से देखेंगे, मान लीजिए कि आपने एक स्विच को ऑन कर दिया, अगर इस S1 को ऑन कर दिया मतलब ए को बी से कनेक्ट कर दिया, और S2 को ऑफ कर दिया मतलब ए को सी से कनेक्ट कर दिया, तो आपको क्या कोई क्लोज्ड पाथ मिलेगा उस केस में, नहीं मिलेगा। ये तो यहां से तो क्लोज्ड है लेकिन यहां के बाद ओपन, क्योंकि ये तो इससे कनेक्टेड है। तो इसलिए इस बल्ब के ग्लो करने की कंडीशन ये है कि या तो ये दोनों ही स्विचेस ऑन हो, मतलब दोनों ही में ए और बी कनेक्टेड हो, यहाँ पर भी ए और बी कनेक्टेड हो, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये दोनों ही स्विचेस ऑन हो, ऑफ हो, मतलब यहाँ भी ए सी से कनेक्टेड हो और इसमें भी ए सी से कनेक्टेड हो। तो ऐसे केसेस में जब दोनों ही स्विचेस ऑफ हो या दोनों ही स्विचेस ऑन हो, उस केस में आपका ये बल्ब ग्लो करेगा। तो यहाँ से आपने ये देखा कि फॉर, लिख सकते हैं आप, फॉर बल्ब टू ग्लो, बल्ब के ग्लो करने की कंडीशन ये है कि या तो S1 ऑन हो उसके साथ साथ S2 भी ऑन हो,
जब ऑन है तो हम S1 इंटू S2 लिखा हमने दोनों को, या फिर S1 ऑफ हो मतलब S1 कॉम्प्लीमेंट और इसके साथ साथ S2 भी ऑफ हो मतलब S2 कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा क्या है, बल्ब के ग्लो होने की कंडीशन है। और अभी अभी हमने देखा कि इस चीज़ को हम और क्या किस नाम से जानते हैं, S1 नॉर S2 के नाम से, या फिर इसी को आप और क्या कह सकते हैं, S1 XOR S2 का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आज हमने कोशिश की कि हम बेसिक समझ सकें वेन डायग्राम के स्विचिंग फंक्शंस के। होप कि आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि पैडवॉक ने 2000 रुपीज़ में 8 सब्जेक्ट्स का गेट के लिए आपके क्रैश कोर्स मतलब गेट का जो क्रैकर है, गेट क्रैकर कॉम्बो, वो आपका लॉन्च कर दिया है। तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सिग्नल्स एंड सिस्टम्स आपको मुझसे पढ़ना होगा, लेकिन यहाँ पर उतना ही कॉस्ट में सिग्नल्स के साथ साथ आपको नेटवर्क, डिजिटल, मैथ, CMT, कम्युनिकेशन, डिजिटल, इसके साथ सिग्नल्स, ये सभी चीज़ें, सभी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया तो padwalk.com विजिट कर लीजिएगा। स्टोर सेक्शन देखिएगा, पैडवॉक ऐप के स्टोर सेक्शन से आप परचेज कर सकते हैं। सारे फीचर्स आपको वेबसाइट पे दिख जाएंगे। तो जो भी आपके फीडबैक हो बिल्कुल मुझे बताते रहिएगा। जो भी कमेंट्स आपके आते हैं मुझे अच्छा लगता है, मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ। और जो भी सजेशंस हों इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर्स को बेटर बनाने के लिए, या फिर दूसरे और जो भी आपके सजेशंस हो मुझे ज़रूर बताइएगा। और बहुत जल्दी मैं आपके साथ एक और कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स यहाँ पर शेयर करूँगा। तो उसके लिए आप मोटिवेट मुझे करते रहिएगा अपने कमेंट से और अपने शेयर करने से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।